गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम एसएस में चैप्टर नंबर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, जो आपका आधा चैप्टर पेज नंबर 29 तक कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। आज मैं पेज नंबर 29 से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 29, टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया फॉर मार्केट इन यूरोप। इंडिया में कैश क्रॉप का पहले मतलब क्या होता है? कैश क्रॉप मतलब जो प्लांट उगाए जाते हैं और फिर मार्केट में बेचे जाते हैं, उसको कैश क्रॉप बोलते हैं, जिससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, शुगर कैन मतलब सेवड़ी, वो उगाई जाती है फिर बेची जाती है मार्केट में, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे गन्ने का रस जो बनाते हैं वो गन्ने ले जाते हैं, फिर शुगर मतलब खांड जेने આપણે कहिए वो भी बनती है शुगर केन में से। फिर गुड़, ओके, जैगरी जिसको हम बोलते हैं, वो भी शुगर केन में से बनती है। फिर बहुत सारे फाइबर्स ऐसे हैं, फाइबर मतलब रेशा वाला कापड़, जूट, कॉटन, वैसे कापड़ का जो क्रॉप उगता है तो उससे बहुत अच्छा कापड़ बनता है, मतलब जो हम कपड़ा पहनते हैं वो उससे बनता है। तो वो भी सारे क्रॉप उगाए जाते हैं और फिर मार्केट में बेचे जाते हैं बहुत अच्छे प्राइस में। तो उसका इंडिया में उगाए गए और यूरोप की मार्केट में बेचे गए, मतलब हमें कुछ उससे फ़ायदा नहीं हुआ इंडिया के लोगों को। हमारे देश में सारी चीज़ें उगाई गई और फिर बेच दी यूरोप में जाके ब्रिटिश सरकार ने, जब हमारे पर वो राज करते थे। मतलब जब हम पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे तब ये सारी चीज़ें होती थी। तो मैं रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। इन द 18th and 19th century, the world was witnessing an unprecedented change. जब 18th और 19th सेंचुरी थी तब पूरी दुनिया ने एक चेंज, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चालू किया। इट वॉज अ टाइम when the European countries were producing goods at a massive scale. यूरोपियन कंट्री बहुत सारी चीज़ें उगाने लगी और बनाने लगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस were being used in order to maximize production in industries of different kinds. बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आने लगे, तो टेक्नोलॉजी आ गई थी तब, तो टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे चेंज आए और उससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बनाई गई बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट वॉज कॉल्ड द ईरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का ईरा बोलते हैं। मतलब तब सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बिजनेस चालू हो गया। उससे पहले क्या होता था, सब लोग खेतीबाड़ी पे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे, सब चीज़ें पे डिपेंड करते थे, तब कोई बिजनेस नहीं करता था। और जब 18th 19th सेंचुरी आई तो टेक्नोलॉजी के कारण सारे जगह पे फैक्ट्री लगाना, बिजनेस बड़े बड़े करना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। वन सच इंडस्ट्री वॉज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसमें से एक इंडस्ट्री का नाम है टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा बनाती है उस इंडस्ट्री को बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Cities such as Manchester and Lancashire in Britain were the major centers of the textile industry. मैनचेस्टर नाम का सिटी है वो, और लैंकाशायर नाम का सिटी है जो ब्रिटेन में, वहाँ पे ये इंडस्ट्री लगाई गई। In such a scenario, how could India, now a colony of the British, remain untouched by such changes? इंडिया में क्या चेंजेस आए इसके कारण? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई गई? ब्रिटेन में। पर उसका जो रॉ मटेरियल होता था कपड़ा बनाने के लिए, जो रेशे चाहिए होते थे, वो कहाँ से आते थे? तो वो इंडिया में उगाए जाते थे और फिर उसको यूरोप ले जाया जाता था, ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था। With industrialization as its peak, the factories in Europe require not only new market to dump their goods in, but also cheap raw material. वहाँ पे क्या हो गया? यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी टॉच पे था, पीक पे था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। तो यूरोप में क्या हुआ कि नए नए डंप स्टार्ट हो गए मार्केट में और बहुत ही चीप क्वालिटी गुड्स बनाने का स्टार्ट हो गया। चीप मतलब सस्ता मटेरियल। The British realized that there was a wider scope of cultivating other cash crops such as jute, cotton, tea, coffee, indigo and opium in different parts of India.
इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये सारी चीज़ें भी उगाई गई क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, इंडिगो। इंडिगो मतलब एक कपड़े का ही ब्लू कलर का कपड़ा निकलता था बन के, उसको इंडिगो नाम दिया था। Some of these crops could immediately fulfill the demands of raw material for the European factory। जो ये गुड्स इंडिया में, जो ये क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते थे, उससे सीधा यूरोप ले जाया जाता था और उससे सीधा कपड़ा बनाया जाता था। तो यूरोपियन कंट्री को क्या होता था, फायदा होने लगता था इससे। अब है इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन मतलब, इंडिगो मतलब ब्लू कलर का जो पूरा कपड़ा बनाया जाता था वो कैसे होता था। इंडिगो ऑल्सो कॉल्ड नील इन मैनी इंडियन लैंग्वेज। नीलो कलर, नीलो એટલે डार्क ब्लू जो कलर होता है उसको इंडिगो कलर बोलते हैं। वॉज वन सच केस क्रॉप, वो उगाया जाता था, मतलब वो एक रेसे उगाए जाते थे, उसके ब्लू कलर के रेसे होते थे और उसमें से पूरा कापड़ बनाया जाता था। उसका पीछे आपको पिक्चर भी दिया गया है पीछे के पेज पे। द प्लांट ऑफ इंडिगो बेस्ट थ्राइव्स इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। प्लांट जो इंडिगो का जो प्लांट उगता था उससे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब पूरे देश में जो पूरी जगह थी वहाँ से भी उगाया जाता था और देश के अलग अलग एरिया में भी ये उगाया जाता था क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता था। रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में इससे फ़ायदा होता था। Until the 17th century, only a small quantity of indigo dye was available to the European dyers। 17th century तक एक स्मॉल क्वांटिटी में मतलब छोटे मात्रा में ही उगाया जाता था यूरोपियन डायर्स के लिए। विच मेड इट एन एक्सपेंसिव मटेरियल टू यूज़, क्योंकि वो कम मिलता था इंडिगो, इसीलिए वो कम मिलता था, इसीलिए उससे कपड़े भी कम बनते थे, तो वो एक एक्सपेंसिव मटेरियल बन गया था। मतलब जिसके पास जिसे खरीदना हो उससे बहुत ज़्यादा पैसे दे के खरीदना पड़ता था। द यूरोपियन लव्ड देयर फैब्रिक्स डाइड इन द रिच ब्लू कलर। इसका रिच ब्लू कलर था तो सब लोगों को पसंद आने लगा। इन कंपेरिजन टू अनदर लोकली अवेलेबल प्लांट कॉल्ड वोड विच प्रोवाइडेड प्लेट एंड डल ब्लू कलर फॉर डाइंग। दूसरे लोकल कलर तो अवेलेबल ही थे, मतलब लाइट ब्लू कलर के सारे कपड़े मिलते थे, डार्क ब्लू कलर का इंडिगो कलर का कपड़ा नहीं बन पाता था, तो वो लोकली कलर के कपड़े अभी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे। इससे अच्छा क्या था, इंडिगो कलर के कपड़े सबको पसंद आने लगे। एज सून एज द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ अदर यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू ऑक्यूपाई कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन कंट्री ने भी ये चालू कर दिया बिजनेस, और दूसरे कंट्री थे जो वर्ल्ड के, उसने भी ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दे एनकरेज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन दिस न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। इंडिगो का कल्टीवेशन मतलब इंडिगो उगाना जो उगाया जाता था इंडिया में वो बढ़ाया गया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर उगाया जाता था। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन यूरोप ऑल्सो बिगन प्रेसिंग देयर गवर्नमेंट टू लिफ्ट द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। इंडिगो का जो इम्पोर्ट में बैन लगाया गया था वो बैन हटा दिया गया और उसको प्रेसिंग मतलब एक प्रेशर दिया गया कि और ज़्यादा मात्रा में इंडिगो इंडिया से लाया जाए यूरोप की कंट्री में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एनकरेज पीजेंट्स इन बंगाल टू कल्टीवेट इंडिगो। बंगाल मतलब हमारा जो बंगाल राज्य है उसमें सारे लोगों को इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया। The business of plantation becomes so profitable that many officials of the company quit their jobs and become planters। इससे क्या हुआ कि ये इंडिगो का बिजनेस बहुत ही बेनिफिशियल था, प्रॉफिटेबल था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो जो ऑफिसर्स थे उसने अपनी कंपनी छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़ दी और क्या करने लगे, खेतीबाड़ी करने लगे। फिर मेथड्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, कैसे उगाया जाता है इंडिगो। The two systems that were popular for indigo plantation in India were नीज and रियोती। दो सिस्टम है उगाए जाने की, एक है नीज और दूसरी है रियोती। नीज मोड ऑफ कल्टीवेशन मतलब पहला अब हम समझेंगे कि नीज मोड ऑफ कल्टीवेशन क्या है। अंडर द नीज सिस्टम द प्लांटर आइदर डायरेक्टली ऑन द फील्ड और टूक इट ऑन रेंट फ्रॉम ए जमींदार। ही हायर लेबरर्स टू वर्क ऑन द फील्ड हु वेर पेड बाय द प्लांटर। इससे क्या करते थे, खेडूत अपने खेतर में उगाते थे या कोई ज़मींदार से उसकी ज़मीन रेंट पे लेके उगाते थे। वो रेंट पे लेते थे
तो वो रेंट पे ज़मीन लेते थे और उसमें लेबरर मतलब मजूर को रखते थे काम करने के लिए और प्लांट उगाया जाता था। However, there were a few problems in this method. First was the availability of vast tracts of land. Indigo cultivation required the field to be in close proximity to the indigo factory so that the plant could be immediately taken to the factory after harvesting. इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि एक हमारे पास ज़मीन कम पड़ती थी इंडिगो उगाने के लिए, तो उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती थी और इंडिगो फैक्ट्री के पास ही सारे इंडिगो उगाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि सीधे जो पाक निकल के आए, क्रॉप निकल के आए तो सीधा उसको फैक्ट्री में भेजते कपड़ा बनाने के लिए। However, the indigo factories were usually located around the densely populated villages. जो बहुत कम मात्रा में विलेज में जब लोग रहते थे उस विलेज में इंडिगो उगाया जाता था, क्योंकि जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ पे ज़मीन कैसी होती है कि ज़मीन यूज़ नहीं की होती है, वो ज़मीन अनयूज़फुल होती है और यहाँ जो ज़मीन पड़ी रहती है उसमें उगाए जाते थे सारे क्रॉप्स। Whenever a planter took the land around the factory on lease, he had to evict the farmers who had been cultivating the land for generations. मतलब फैक्ट्री पे जो फैक्ट्री लीज पे ली जाती थी इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए और फार्मर्स कल्टीवेट करते थे और फिर वो जो क्रॉप उग जाते थे उसको फैक्ट्री में भेजा जाता था। दिस इनवेरिएबिलिटी लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। जो इसकी इनवेरिएबिलिटी थी मतलब जो उगने में ये कम उगते थे, फिर इसके लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती थी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब प्रॉब्लम होते थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स वाज आल्सो ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एज मोस्ट ऑफ देम वेर ऑक्यूपाइड इन द सराउंडिंग राइस फील्ड। मजूरों का मिलना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि मजूर सारे राइस फील्ड मतलब जिसमें राइस उगते थे उसमें रोक दिए गए होते थे, तो इंडिगो उगाने के लिए मजूर भी कम पड़ जाते थे। दिस सिस्टम वॉज क्लियरली नॉट वेरी फिजिबल टू द प्लांटर्स एज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। ये सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे नीज सिस्टम में, तो ये सिस्टम बहुत यूजफुल नहीं थी फार्मर्स को, तो वो इंडिगो उगा नहीं पाते थे। दूसरी सिस्टम है रियोटी मोड ऑफ कल्टीवेशन। रियोटी मोड ऑफ कल्टीवेशन अब हम देखेंगे, तो द रियोटी मोड ऑफ कल्टीवेशन वाज द मोस्ट प्रिविलेंट सिस्टम। वो बहुत ही यूजफुल सिस्टम थी। अंडर दिस सिस्टम ए कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कल्टीवेटर एंड द प्लांटर। जो उगाते थे और जो फैक्ट्री में ले जाते थे कपड़ा बनाने के लिए, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। Although the planter provided loan, seed and drill to the cultivator, प्लांटर जो था उगाते थे क्रॉप, उसको लोन प्रोवाइड की जाती थी, पैसे से मदद की जाती थी, बीज मतलब सीड जो हम ज़मीन के अंदर डालते थे वो देते थे, फिर ड्रिल मशीन जो आता है ज़मीन के अंदर काम करने के लिए उसको भी डाला जाता था। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड दैट द कल्टीवेटर मस्ट रिजर्व ए मेजर पार्ट ऑफ हिज फील्ड ओनली फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन होता था कि जो उसका खेतर का बहुत बड़ा हिस्सा है उसको सिर्फ इंडिगो उगाने के लिए ही काम में लेना चाहिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर वो अगेन प्रोवाइडेड अनदर लोन टू द रियोट। जब पाक क्रॉप निकल आते थे तब एक दूसरी बार लोन दी जाती थी और वो लोन से वो क्या करते थे, क्रॉप निकाल के प्लांटर तक पहुंचाते थे। Thus the cycle continued. इससे एक पूरी साइकिल चलती रहती थी। People soon realized that it was a harsh system in which the price for their produce was very low. बाद में लोगों को पता चला कि इसके लिए हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। बेचा तो बहुत अच्छे दाम में बेचा जाता है पर खेडूत को बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम उसको अच्छी नहीं लगी। द प्लांटर फोर्स कल्टीवेटर टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर बेस्ट सॉइल विच दे हैड अदरवाइज केप्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। जो राइस के उगाने के लिए ज़मीन रखी जाती थी उसमें भी वो लोग इंडिगो उगाते थे, पर उससे उसको पैसे नहीं मिलते थे बाद में। The indigo plant has deep roots and after one harvest it reduces soil fertility for a long period.
इंडिगो प्लांट के रूट बहुत ही डीप होते थे। डीप मतलब ઊંડાણ में जो रूट होय ने मूळिया एना जे ઊંડા સુધી જાય એને डीप रूट कहेवाय। तो उससे क्या होता था कि जमीन की जो फलद्रुपता थी वो खत्म हो जाती थी। फिर है द इंडिगो रिबेलियन, मतलब इंडिगो का जो पूरा प्रोसेस था उसका जो अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में जो सारी कामगिरी हुई उसको बोलते हैं द इंडिगो रिबेलियन। विद द ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन इन द कंट्री साइड, हाउ कुड पीपल नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एन ऑपरेसिंग सिस्टम। जो उसको डिससेटिस्फैक्शन मिलता था, मतलब कम दाम देते थे और वो लोग तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचते थे, तो उससे डिससेटिस्फैक्शन होता था, तो उसका विरोध चालू हुआ। इन मार्च 1859 पीपल रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड देयर एजेंट्स एंड वोड नॉट टू एवर कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर फील्ड्स। इससे उन लोगों ने विरोध चालू किया और ऐसा बोला कि अब हम इंडिगो हमारे खेतर में उगाने वाले ही नहीं है। The cultivators were largely supported by the village headmen who were forced to sign a contract with the planters earlier. कल्टिवेटर्स को जो हेडमैन थे, विलेज के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, गांव के मुख्य व्यक्ति, उसका सपोर्ट मिला कि आप लोग नहीं उगाओ, तो उसको जो फोर्स किया गया, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ साइन किया था उसने फोर्स किया उगाने के लिए। तो जमींदार्स वेर ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ द पीपल। जमींदार मतलब जिसकी जमीन पे प्लांट उगाए जाते थे उसने भी सपोर्ट किया लोगों को कि अभी नहीं उगाना है इंडिगो, क्योंकि इंडिगो उगाते थे उसके पैसे तो मिलते नहीं थे। There were agitated with the planters as they forced their जमींदार to give their land on lease for a long period. उसकी ज़मीन रेंट पे थी, इसलिए वो प्लांटर के साथ सपोर्ट में थे और कल्टीवेटर को फोर्स किया कि इसके ज़्यादा पैसे दिए जाए। Another dimension of the rebellion was the belief of the riot that the interests of the government supported their course. गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था उसको सपोर्ट करना चाहिए फार्मर को, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा पैसे मिलते थे और फार्मर्स को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता था। The visits of several officials in the countryside led people to believe that the government was sympathetic to their cause. कुछ ऑफिसर्स कंट्री से पूरे यूरोपियन कंट्री से आए और उसको ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है। However, the government did not want another rebellion to take place. पर गवर्नमेंट तो सपोर्ट में नहीं थी फार्मर्स के। Particularly after 1857, in order to avoid any explosive situation, the government issued orders that people should not be forced into signing any indigo contract against their will. आफ्टर 1857 क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चालू किया और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला गया कि इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट कोई अभी साइन नहीं करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो ही इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इन 1860 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन। गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन बनाया टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड प्रेजेंट इन द रिपोर्ट ऑफ द सेम। एक इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या है इसकी मैटर और इसके रिपोर्ट बनाए। द कमीशन फाउंड द प्लांटर्स गिल्टी ऑफ यूजिंग कर्सिव मेथड ऑन रियोट। कल्टीवेटर को गिल्टी माना गया क्योंकि वो फार्मर को कम पैसे देते थे, तो उसको गिल्टी माना गया। इट स्टेटेड इन इट्स रिपोर्ट दैट द प्लांटर्स फोर्स्ड नॉट ओनली द कल्टीवेटर टू साइन कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो एम्प्लॉयड लाथियल्स who on several occasions seized property and cattle of those who did not agree with the planters terms of the agreement. कल्टीवेटर जो फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, इससे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मना कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट के जो कुछ प्रॉपर्टी थी और उसकी कैटल थी उसको दे दिया गया। In this final judgment, the Indigo Commission asked people to complete their contract with the planter but gave them liberty to refuse the cultivation of indigo in future. उसको गवर्नमेंट के कमीशन से क्या फ़ायदा हुआ फार्मर्स को कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और जो उसकी लिबर्टी थी, मतलब उसकी जो राइस उगाने के लिए ज़मीन चाहिए थी उसको वापस दे दी गई और इंडिगो का कल्टीवेशन ख़त्म हो गया। और फ्यूचर में इंडिगो का कल्टीवेशन करना है या नहीं करना है वो अपनी इच्छा से हुआ। सून इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। बंगाल में पूरा इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो कोलैप्स हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। हायर द प्लांटर्स मेड inroads further into Bihar and continued their exploitation of cultivators there.
प्लांटर्स ने कुछ प्लांटर्स ने उसका कल्टीवेशन जारी रखा बिहार में और कल्टीवेटर को उसके प्लांट्स देते थे। मैनी ईयर्स लेटर ए मूवमेंट लेड बाय गांधी जी ऑल्सो स्टार्टेड हियर। बिहार में गांधी जी की मूवमेंट चालू हुई। दिस इज नोन एज चंपारण मूवमेंट। उसको चंपारण मूवमेंट का नाम दिया गया। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की PDF आप सबको मिल जाएगी, तब आपको वो कंप्लीट करनी है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। थैंक यू किड्स, बाय।